नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स, है ना। अब देखो, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है और तुमको मॉम 1000 गिफ्ट कर दी है। तुम उस 1000 से क्या क्या करना चाहोगे? तुमको वहाँ पे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, तुमको रेस्टोरेंट भी जाना है, तुमको मूवी भी देखनी है, तुमको नए कपड़े भी खरीदने हैं, तुमको जूते भी खरीदने हैं, तुमको कुछ पैसे उसमें सेव भी करने हैं। तो भाई मॉम ने 1000 दिया है, मॉम ने कोई बैंक तुम्हारे नाम नहीं कर दिया है ना, जो अपने सारा काम कर लेंगे। तो अपना वांट्स तो अनलिमिटेड है, अपने को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। पॉकेट में हाथ डालो तो है नहीं कुछ, फाइट। तो अपने पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? अपने पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन अपने को करना बहुत कुछ है। तो हमेशा ये फाइट चलता रहता है कि कम रिसोर्स में कैसे अपना जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको पूरा किया जाए। तो पूरा तो हो ही नहीं सकता, राइट। जो पूरा हो जाए वो वांट्स थोड़ी है, वो तो नेसेसिटी है। वांट्स कभी भी पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो क्या वांट्स हमेशा जो पुअर इकनॉमी है या जो गरीब लोग हैं उनके ही बाकी रह जाते? ऐसा नहीं है। पुअर हो या रिच हो, मतलब कोई डेवलपिंग इकनॉमी हो या डेवलप्ड इकनॉमी हो, हर किसी का वांट्स जो है वो अधूरा ही रहता है, राइट। क्योंकि हर किसी का वांट्स क्या अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। तो इकोनॉमिक्स का ये जो पूरा डिस्कशन है ये क्या है? ये है कि विथ लिमिटेड रिसोर्स, है ना, स्केयर रिसोर्स, अपने कैसे वांट्स को, जो अपना अनलिमिटेड वांट्स है उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वांट्स है उसको अपने कैसे पूरा कर सके। तो इसके ऊपर ये सारा अपना डिस्कशन रहेगा। इन दिस टॉपिक जो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अपने को डिस्कशन क्या करना है कि भाई इकोनॉमिक्स है क्या, देन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इकोनॉमिक किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जो अलग अलग इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक है ना, देन सोशल इकोनॉमी है, देन उसके बाद मिक्स इकोनॉमी है। ये सारी इकोनॉमी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कैसे डील करती है, ठीक है। तो छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, राइट, बट एंड इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज भी नहीं है, राइट। इकोनॉमिक्स के ऊपर एक जनरल डिस्कशन है जो अपने यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स वर्ड का जो डेरिवेशन है, इकोनॉमिक्स वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से होता है? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया एक ग्रीक वर्ड है, इकोनॉमिया इज ए ग्रीक वर्ड जिसको अपने, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है। सो इकोनॉमी पे जो फर्स्ट बुक, मॉडर्न बुक अवेलेबल है वो है बाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा था उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 की ये बुक है, फाइन। वैसे लेट मी टेल यू कि इकोनॉमिक्स को अपने हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, एंड अर्थशास्त्र पे चाणक्य की एक बुक लिखी हुई है विद द नेम अर्थशास्त्र, है ना, चाणक्य या कौटिल्य। तो वो बुक है अराउंड रफली अराउंड 300 BC की, मतलब अब तुम समझो कि 2300 ईयर्स पहले की बात है, और ज़बरदस्त बुक है, फाइन। कभी मन करे कि इकोनॉमिक्स में कुछ R&D करना है, इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझना है, तो उस बुक को ज़रूर से पढ़ना। उसमें इकोनॉमिक्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड उस समय, है ना, उस समय जो मौर्य एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय की जो इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह कैसे मैनेज होती थी, उसका भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन उस बुक में अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त काम चाणक्य का उस बुक में किया हुआ है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको अपने 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 19th सेंचुरी का मतलब वो 1800 to 1900, ठीक है। इस पीरियड में अपने इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे। तो इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। 19th सेंचुरी का मतलब वो 1800 1900, ये वाला टाइम पीरियड। अब देखो,
इकोनॉमिक्स में देखो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास रिसोर्स स्केयर है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक होता है कि रिसोर्स स्केयर है और एक ही रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है। आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम उसको सेव भी कर सकता है, तुम उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है, तुम उसको कहीं स्पेंड भी कर सकता है। अच्छा, स्पेंड कपड़ा पे भी कर सकता है, गाड़ी पे भी कर सकता है, राइट, खाने पे भी कर सकता है। तो एक तो अपने पास रिसोर्स स्केयर है, ये तो एक बात है। दूसरा, जो भी रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेट यूसेज भी अवेलेबल है। तो किसी भी इकनॉमी में ये दो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, एक कि रिसोर्स आर स्केयर एंड दूसरा ऑल्टरनेट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। सो इस दोनों को अपने बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि पहले मतलब जो नियो क्लासिक इकोनॉमिक्स थे उनका हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि भाई अपना जो रिसोर्स है वो फिक्स है और उसको अपने कैसे उसका ऑप्टिमम एलोकेशन करें। लेकिन विद टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें अपने देखते हैं कि अपना एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया है ना। जैसे विद द सेम लैंड पहले उसमें जितना अपने कल्टीवेट कर पाते थे अभी ज़्यादा कर पाते हैं। सो विद टाइम मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चलते अपना जो है प्रोडक्शन ओवर द टाइम बढ़ा है काफ़ी। फाइन, दिस इज़ वन नया पॉइंट जो कि इस डिस्कशन में ऐड होता है। और दूसरा ये कि मैनी टाइम्स वी सी कि अपने पास फैक्टर्स तो वही सारे हैं बट स्टिल अपना जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है ना। देयर आर टाइम्स जब प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है एंड देयर आर टाइम्स जब प्रोडक्शन बहुत लो होता है। तो क्या क्या रीजन्स है जिसके चलते कि ये फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। फाइन, तो फिर इकोनॉमिक्स का जो डिस्कशन है उसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड हो जाता है कि अपना जो प्रोडक्शन है उसमें इतना फ्लक्चुएशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे थे कि फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है ना, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज ही क्यों हो रही है। तो उसमें ये है कि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। और दूसरा क्या है कि the means to satisfy the unlimited wants are relatively scarce from the सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो दो फंडामेंटल फैक्ट है, एक कि भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और दूसरा क्या है कि अपने पास जो मीन्स अवेलेबल है टू सेटिस्फाई दी वांट वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का भी क्या रोल है कि भाई जो स्केयर रिसोर्स है उससे अपने कैसे सेटिस्फाई करें ह्यूमन वांट्स को। ठीक है, तो ये वाला समस्या किसके सामने था, ये वाला प्रॉब्लम मेनली था नियो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो जो न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस था वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि भाई जो अपना रिसोर्स स्केयर है मतलब रिसोर्स क्या है, फिक्स्ड है, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, तो अपने इसको कैसे सेटिस्फाई करें। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे है ना दो डेवलपमेंट अपने को दिखाई दिया। पहला कि भाई अपना जो रिसोर्स है इसके अंदर सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट आया क्योंकि हम लोग अब विद द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे। एंड दूसरा जो अपने प्रोडक्शन कर रहे थे उसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रहा था। फाइन, सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली अब इकोनॉमिक्स की इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो अगर अपने आज के दिन में देखें तो इकोनॉमिक्स किन चीज़ों को एड्रेस करता है। इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक्स डील विद
Number one, how a nation allocates its scarce productive resource to various usage. Number one. दूसरा, the process by which the productive capacity of these resources is increased. फाइन, जो अपने बात कर रहे थे अभी. एंड द थर्ड वन the factors which have led to sharp fluctuations in the rate of utilization of resources. ठीक है. सो इकोनॉमी का मेन बात तो यही है कि भाई अपना स्केयर रिसोर्स को कैसे अलग अलग काम में लगाएं, कैसे अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें और फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स के पास दो तरह का प्रॉब्लम होता है. एक कि भाई रिसोर्स जो है स्केयर है और दूसरा कि रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूसेज है. इन दोनों प्रॉब्लम को ये अपने बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम. ठीक है, जो अपने थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. अब देखो, ये तो था भाई कि इकोनॉमिक्स. ठीक है. अब इकोनॉमिक्स को अपने किस चीज़ में काम में लेते हैं? तो अपने इकोनॉमिक्स को डिसीजन मेकिंग में काम में लेते हैं, है ना. डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ? तो आई एम शेयरिंग अ प्रैक्टिकल केस स्टडी विद यू. रिसेंट की बात है. तो अभी हुआ क्या था, ड्यू टू दिस कोविड-19, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का सेल काफ़ी कम हो गया था. सो मीटिंग चल रही थी कोकोला की एग्जीक्यूटिव्स की. कोक यू नो, है ना, ठंडा मतलब कोकोला. तो उनके एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग चल रही थी. तो वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई क्या अपने को कुछ वैसा ड्रिंक लाना चाहिए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर हो. भाई अभी देखो हर किसी को क्या चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ना कि अगर अपना इम्यूनिटी अच्छा होगा तो अपने बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट. सो क्या अपने को कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए. ये कोकोला के एग्जीक्यूटिव्स में डिस्कशन हो रहा था कि जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो. फाइन. तो वहाँ पे फिर फाइनली मतलब बहुत सारे कॉस्ट एंड प्रॉन्स पे डिस्कस करने के बाद ये उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई नया प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च करते हैं तो उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना होता है ना प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए. और क्योंकि अभी इकोनॉमी उतने अच्छे स्टेट में नहीं है तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि अपने कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करें. अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज है अपने को उसी पे फोकस करके उसी का रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है. सो अब अगेन ये सही है गलत है वो अलग बात है, बट ये है कि मैनी ए टाइम जब भी आप बिजनेस करोगे या फिर आप किसी बिजनेस के लिए काम करोगे, है ना, दो में से एक काम तो करना ही है. क्या तो खुद का बिजनेस करना है या फिर किसी बिजनेस के साथ जुड़े रहना है, मे बी एज ए कंसल्टेंट या फिर एम्प्लॉय, राइट. तो कभी भी अपने ये काम करेंगे तो हमेशा अपने को डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा. और डिसीजन लेने के लिए अपने को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है. इट्स नॉट ऑलवेज द माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें. मैक्रो फैक्टर क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो सारे इकोनॉमिक्स जो कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि पूरा इकोनॉमी एज ए होल के साथ डील करता है. फाइन. सो एक डिसीजन मेकिंग में अपने को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. डिसीजन मेकिंग अपने किन चीज़ों को लेके करते हैं? तो डिसीजन मेकिंग अपने करते हैं कि भाई अपने को धंधा करना है या बंद करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या कोई रॉ मटेरियल खुद से बनाना है या किसी और से लेना है. फाइन. अपना कॉस्ट क्या होगा, अपना प्रॉफिट क्या होगा, अपना मार्केट शेयर क्या है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे अपने को बार बार डिसीजन लेना होता है. अपना फिनांस मिक्स कैसा होना चाहिए, मतलब अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए. डेट का मतलब कि अपने बाहर वाले से कितना रुपया लेके काम करें और इक्विटी मतलब खुद का कितना रुपया लगा के काम करें, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमेशा एक डिस्कशन पॉइंट रहता है. तो अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है
वो क्या आता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग के अंदर 3 पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज arises only if there is choice available, है ना। तो वो स्टेटमेंट है ना, मरता क्या ना करता। तो किसी के पास अगर चॉइस ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग की बात ही खत्म। इट्स ओनली व्हेन वी हैव चॉइस तो अपने सोचते हैं कि ये करे या फिर ये करे। इट इन्वॉल्व्स evaluation of feasible alternatives and the third one, क्यों अपना ऐसा करते हैं? to obtain specified objective। ठीक है, ये था कि भाई डिसीजन मेकिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ डिसीजन जो भी अपने बात कर रहे थे, क्या क्या डिसीजन है जो कि जनरली एक बिजनेस को लेना होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखो ये जो लिस्ट है ये इलस्ट्रेटिव है, ठीक है। मतलब जनरली दीज डिसीजंस आर टेकन, इसको छोड़ के और भी डिसीजन हो सकता है। तो क्या क्या डिसीजन है? शट डाउन और कंटिन्यू, न्यू प्रोडक्ट, ऑप्टिमम आउटपुट, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने जो काम कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मतलब अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा अपने लेबर्स को यूज करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव मतलब वहाँ पे ज़्यादा अपने टूल्स को यूज करेंगे। द फिफ्थ वन इज प्रोक्योरमेंट, ठीक है। मतलब कहाँ से अपने को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, किस प्राइस पे करना है, वो सारी चीज़ें। देन मेक और बाई का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने को रॉ मटेरियल खुद से बनाना है, ठीक है, या फिर अपने को बाज़ार से ख़रीदना है। फिर अपने पास आ जाता है मार्केटिंग के अंदर क्या क्या पहुंचा है कि अपना मार्केटिंग का बजट क्या होना चाहिए, अपने को कौन सा सेगमेंट को फोकस करना है ना। मार्केटिंग का मीडिया क्या होगा। तो मार्केटिंग फिर अगेन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर हो जाता है। तो मार्केटिंग में क्या अपने को डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग चैनल, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बजट, ये सारी चीज़ें। फिनांस जो अपने बात कर रहे थे कि डेट इक्विटी का मिक्स, कितना बाजार का रुपये लेना है, कितना खुद का लगाना है। रिस्क इवैल्यूएशन, ठीक है, कितना अपने को नुकसान वगैरह हो सकता है बिजनेस करके, वो सारी चीज़ें। तो दीज आर दी नॉर्मल डिसीजन जो अपने को, अगर अपने कोई भी बिजनेस कर रहा है तो अपने को बार बार लेना होता है, ठीक है। सो अब क्या था, अपने को अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स किन प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है ना। मतलब इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स का मेन जो काम है वो क्या है, इकोनॉमिक्स का काम है रिसोर्स अलोकेशन का, ठीक है, कि रिसोर्स केयर है, उसको अपने को कैसे अलोकेट करना है। उसके बाद फिर क्या है कि कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एंड दी थर्ड वन, जो अपना प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस होता है उसको अपने कैसे टैप कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है ना, कैसे अपने इकोनॉमिक्स टूल्स को यूज करते हैं टू मेक डिसीजन। ये वाला जो डिस्कशन है इसको अपने बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जहाँ पे अपने इकोनॉमिक टूल्स को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। ये नोट कर लो ये सारी चीज़ें।
तो नेक्स्ट डिस्कशन अभी अपना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल क्या है कि जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है और जो बिजनेस का प्रैक्टिस है, फाइन, इन दोनों को मर्ज करना, मतलब बेसिकली टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, जिससे कि अपने कुछ एक बिजनेस में इसको काम में ले सके। अब इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कॉन्सेप्ट्स और एक होता है टूल्स। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, है ना। दीज आर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा टॉपिक जो कि अपने को पढ़ना है। कंपटीशन। टूल्स का मतलब क्या हुआ कि अपने क्या क्या मेथड्स हैं, राइट, टेक्निक्स है जिसको यूज करके अपने एनालिसिस वाला काम कर सकते हैं। तो एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, then we have this regression analysis. So linear programming अपने सिलेबस में नहीं है, we'll do this in इंटर और फाइनल। regression analysis है अपने सिलेबस में, स्टैटिस्टिक्स में। कैपिटल बजटिंग इंटर में है। देन ब्रेक इवन एनालिसिस भी इंटर में है। कॉस्ट एनालिसिस ये भी अपने इंटर में करेंगे। तो इकोनॉमिक थ्योरी मतलब इकोनॉमिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है, टूल्स है, इकोनॉमिक्स को लेके जितना भी चीज़ अपने जानते हैं उन सबको अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई करें। क्यों अप्लाई करें? जिससे कि अपने वो डिसीजन लेने वाला काम कर सके। भाई अल्टीमेटली क्या बात तो डिसीजन लेने वाला ही है कि जैसे मानो कि अगर अपने को बिज़नेस करना है तो क्या चीज़ का बिज़नेस करना है, डिसीजन लो। फिर अपने को कहाँ पे अपना, अगर अपने मानो कोई शॉप खोल रहे हैं, रिटेल आउटलेट है, तो वो किस लोकेशन में होना चाहिए, फाइन। अपने को किस कंज्यूमर सेगमेंट को फोकस करना है, अपना प्राइसिंग क्या होना चाहिए, अपना कॉस्ट क्या होना चाहिए। अगर अपने एजेंट को हायर करते हैं तो उसका कमीशन क्या होगा, अपने मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग का चैनल्स क्या क्या होगा, अपना फोकस क्या होगा, राइट। अपने हाई प्राइस प्रोडक्ट रखेंगे या फिर लो प्राइस प्रोडक्ट रखेंगे जिससे कि मार्केट ज़्यादा पेनिट्रेट हो। तो तुम देख रहे हो हर एक पॉइंट पे अपने को बार बार डिसीजन लेना होता है। तो ये सारे डिसीजन लेने में ही जो अपना इकोनॉमिक्स का जो टूल्स है ना, इकोनॉमिक्स के जितने भी ज्ञान है वो अपने को हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है, राइट, जिससे कि अपने इकोनॉमिक का ज्ञान को अपना बिजनेस में यूज कर सके, इसी को अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं, राइट। तो इसमें बस अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन है जो कि जॉल डीन का दिया हुआ है। वो डेफिनेशन एक अपने को याद रखना है कि बिजनेस, याद रखना है मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं, बस पता हो किसने क्या बोला है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अपने दो नाम अभी तक बात किए, एक एडम स्मिथ का और दूसरा है जॉल डीन का। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक analysis in the formulation of business policies and to make key business decisions involving the best use of an
ऑर्गेनाइजेशंस केयर रिसोर्सेस। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय जॉल्डिन। तो अभी अपने को क्या क्या पता है? अपने को पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, अपने को पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, अपने को पता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। फाइन, अब देखो एक एमसीक्यू है यहाँ पे जो कि बहुत कॉमन है, आता है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अपने बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, दीज आर दी सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये स्ट्रेट अभी अपने एमसीक्यू में आता है। अब देखो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, अ ब्रीफ डिस्कशन कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज कंसर्न विथ ओवरऑल इकोनॉमी। तो मेन डिफरेंस तो यही है। माइक्रो मतलब कि हम अपने नज़र से देखते हैं और मैक्रो मतलब अपने देश की नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, सो जब अपना पर्सपेक्टिव अगर देश हो तो अपने बोलते हैं कि देश के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर अपने मानो कि पूरा दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं तो अपने बोलेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। तो मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज ए होल, माइक्रो मतलब किसी एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने क्या क्या डिस्कशन करते हैं, देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि भाई कंज्यूमर जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं ना, डिमांड सप्लाई वो सारी चीज़ें, सही, प्राइसिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, वो सारा चीज़। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, एकदम बाय एंड लार्ज डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, देन मार्केट, फाइन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें मनी सप्लाई आ जाएगा, है ना, और फिर जीडीपी, जीएनपी वो सब उसमें आ जाएंगे। देन बैंकिंग वगैरह उसके अंदर आ जाएगा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना मैक्रो इकोनॉमिक। तो देखो यहाँ पे माइक्रो में क्या क्या पॉइंट्स है, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। थ्योरी ऑफ फर्म, थ्योरी ऑफ एन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें। मैक्रो के अंदर क्या आता है, मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम, वो सारी चीज़ें जो अपने एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं। फाइन, तो नेशनल इनकम हो गया, लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, साइक्लिक फ्लक्चुएशन याद है, बिजनेस साइकिल पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था, ये हो गया बिजनेस साइकिल। और वहाँ पे हमने बात किया था ना कि यहाँ पे अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी एज ए होल को इम्पैक्ट करता है, और ये सारे जो है माइक्रो फैक्टर्स। तो यहाँ पे अपने को बस यही है कि ये जितने भी मैक्रो फैक्टर्स हैं इनको अपने को 2-4 बार रीड करना है, जिससे कि अपने को ध्यान में रहे कि क्या माइक्रो फैक्टर है, क्या मैक्रो फैक्टर है, जिससे कि अगर सीधा एमसीक्यू आता है कि बताओ कि अगर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो है वो माइक्रो फैक्टर है या मैक्रो फैक्टर है, तो अपने बोल देंगे मैक्रो फैक्टर है। अगर एमसीक्यू ये आता है कि बताओ नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा फैक्टर माइक्रो है, ठीक है, तो अपने को 4 फैक्टर दिया हुआ है, उसमें से एक डिमांड है, एक अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक इंटरेस्ट रेट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें से माइक्रो फैक्टर कौन सा है, डिमांड है। फाइन, तो अपने को फैक्टर्स पता होना चाहिए जिससे कि अपने वहाँ पे उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकें। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइन, ये जनरली अपने क्लास 11 में अपने माइक्रो पढ़ते हैं, क्लास 12 में अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता है ना।
इसके बाद फिर क्या था कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक और पॉइंट रह जाता है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो देखो इसमें वापस से कुछ ज्ञान वाला बात है। पहला तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आर्ट भी है, वो साइंस भी है। कोई भी चीज़ है ना, मतलब ये तो एक कॉमन पॉइंट है। कोई भी अपने को बोले कि भाई ये आर्ट है या साइंस है, किसी चीज़ को लेके भी, तो दुनिया में सारा चीज़ ये आर्ट है, सारा चीज़ ये साइंस है। साइंस कभी भी अपने बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, राइट। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। आर्ट का मतलब क्या हुआ, आर्ट का मतलब हुआ कि उस साइंस को अपने कैसे अप्लाई कर रहे हैं इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साइंस भी है, ये आर्ट्स भी है। दूसरा, ये माइक्रो फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है, मैक्रो को भी करता है। अगर अपने को डिसीजन लेना है तो अपने खाली माइक्रो पे फोकस नहीं कर सकते ना। माइक्रो मतलब प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, सप्लाई चेन क्या है, कितना खर्चा लगेगा बनाने में, वो सारा चीज़। मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज ए होल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अपने इकोनॉमी को साइड रख के बात नहीं कर सकते अपना बिजनेस का, तो अपने माइक्रो को भी लेके चलना है, अपने को मैक्रो को भी लेके चलना है। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमी क्या करता है, ये जितने भी डिसिप्लिन्स है सबको इंटीग्रेट करता है। तो डिसिप्लिन्स का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटेंसी है, फिनांस है। भाई अगर धंधा करना है तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा ना, अपने आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। तो अपने बोलते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इंटीग्रेट करता है सारे डिसिप्लिन को। और दूसरा, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इट इज़ मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव। तो जो लास्ट पॉइंट है ना, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर अपने डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले 5 पॉइंट कुछ भी नहीं है यार। ये साइंस है, ये आर्ट है, ये माइक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ये मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करता है, और ये सारे डिसिप्लिन्स के जितने भी फैक्टर्स है उसको कंसिडर करता है। मतलब कि ये सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करता है। फाइन। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो अपने को नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में याद रखने का। 6 पॉइंट्स हैं, आर्ट, साइंस, माइक्रो, मैक्रो, इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर्स को इंटीग्रेट करता है, एंड 6th वन नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव पॉजिटिव पे अपने को एक डिटेल डिस्कशन करना है। तो द फर्स्ट वन is बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस कभी भी अपने पढ़ते हैं तो तुरंत अपने को याद आ जाएगा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड वन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। थर्ड वन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फोर्थ वन क्या हुआ, बी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स incorporate elements of macroeco analysis. Fifth one, interdisciplinary in nature, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो टूल्स अवेलेबल हैं उसको यूज करते हैं। कैसे इंटरडिसिप्लिनरी है, एज इट यूजेज टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। क्या क्या है भैया अदर डिसिप्लिन्स, मैथ हो गया, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अकाउंटिंग, फिनांस, मार्केटिंग, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, ये सारा चीज़।
एंड द सिक्स पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने रिस्पेक्ट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि इट इज़ मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट आउट टू बी, पॉजिटिव का मतलब होता है व्हाट इज। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, फिर डिस्कस करते हैं कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव क्या होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव का मतलब होता है जो फैक्ट है वो बताना, जो है वो। और नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ज्ञान देना। पॉजिटिव का मतलब होता है ना, फैक्ट्स पे बात करना। एंड नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि भाई ज्ञान देना। तो अगर अपने बोलते हैं कि भाई स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, कि भाई धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फैक्ट है ये, तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अपने बोलते हैं कि भाई मुकेश को तुम लोग जानता होगा, है ना। मुकेश को अगर नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, तुम लोग कोई मूवी देख के आना, या याद करो कोई मूवी देख के आया होगा, उसमें मुकेश के बारे में पहले बताया जाता है। तो मुकेश दिन में 20 बार स्मोकिंग करता है, ये क्या है, पॉजिटिव है। हमने कोई ज्ञान वाली बात नहीं की, है ना। मुकेश 20 बार बीड़ी पीता है, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बढ़िया बात, ठीक है। बट जैसे ही अपने बोलते हैं कि मुकेश तेरे को कल से सिगरेट नहीं पीना चाहिए, है ना, कल से तुम बीड़ी छोड़ दे, तो यहाँ अपने मुकेश को ज्ञान दे रहे हैं ना। जैसे ही अपने ज्ञान वाला बात करते हैं वैसे ही अपने आ जाते हैं नॉर्मेटिव पे। जब अपने फैक्ट का बात करते हैं तो अपने बोलते हैं पॉजिटिव पे, ठीक है। जैसे अपने बोलते हैं कि भाई आज के दिन जो मेडिसिन है उसका दाम बहुत ज़्यादा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अपने बोलते हैं सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेडिसिन का दाम कम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपने बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अपने बोलते हैं कि गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करना चाहिए जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव मतलब जो है, नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए। तो जब अपने डिसीजन ले रहे हैं तो अपने तो यही बोलेंगे ना भाई ये करना चाहिए, डिसीजन में तो हमेशा यही बोलते हैं ना ये करना चाहिए। तो क्योंकि तुम खुद ही देखो कि तुम अगर मैनेजर है ना, तुम कोई बिजनेस को लीड कर रहे हैं और तुमसे कोई पूछे कि भाई क्या करना चाहिए, तो तुम बोलेगा ये ऐसा ऐसा है, बाकी आप अपना देख लो, राइट। तो वो भी जैसे मानो ये कोक वाला एग्जांपल ही है, तुमको कोक का मैनेजमेंट पूछता है, तुम भी उस मीटिंग में है, तुमको पूछता है कि भाई अभी ये बताओ कि अपने को वैसा ड्रिंक लॉन्च करना चाहिए क्या जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो फिर तुम उसको अगर बोलेगा, है ना, कि भाई इम्यूनिटी बूस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अभी कोविड-19 वाला सिचुएशन है, तो इम्यूनिटी बूस्ट को लेके डिमांड है। अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड फॉर द टाइमिंग डाउन है, बट उसका भी रेवेन्यू अच्छा है, बाकी आप अपना देख लीजिए। तो मैनेजमेंट भी क्या बोलेगा, भाई ठीक है हम अपना देख लेंगे, आपको भी कल से आने का ज़रूरत नहीं है, आप भी अपना देख लीजिए, फाइन। अपने को तो बताना होगा ना क्या करना है, इट्स नॉट अबाउट, है ना, मेंशनिंग द फैक्ट, अपने को डिसीजंस भी लेना होता है। तो जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, राइट, या जो मैनेजर्स है, उनका जो रोल है वो एट टाइम्स ज़्यादा नॉर्मेटिव होता है, राइट। उनको बताना होता है कि क्या करना है। अपने एग्जाम में क्या आएगा, दो चीज़ आएगा, पहला तो पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है। पॉजिटिव मतलब जो है, नॉर्मेटिव मतलब जो होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा फिर क्या आता है कि अपने को कोई स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा बताओ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वहाँ पे फैक्ट बोला है या ज्ञान बोला है। फैक्ट बोला है मतलब पॉजिटिव, ज्ञान बोला है मतलब नॉर्मेटिव। थोड़ा सा डिस्कशन है। पॉजिटिव साइंस है ना, पॉजिटिव साइंस implies that science which establishes relation between cause and effect, ठीक है। In other words, it scientifically analyzes a problem and examines the cause of problem. In short, problem are examined on the basis of fact. For example, if prices have gone up, why have they gone up, ठीक है। On the other hand, normative science relate to normative aspect of problem, that is what ought to be. Under normative science, conclusions and results are not based on fact, rather they are based on different consideration like social, culture, political, religious and so, or basically is subjective in nature. तो यहाँ पे अपने वैल्यू जजमेंट पास करता है, वैल्यू जजमेंट पास करता है, यहाँ पे अपने फैक्ट्स पे बात करता है, राइट। ये जो दो पैरा में लिखा हुआ उसका बेसिक ज्ञान यही है कि यहाँ अपने फैक्ट पे बात करता है, यहाँ पे अपने जजमेंट पास करता है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है पॉजिटिव का और नॉर्मेटिव का। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइंस के केस में क्या है, द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया एज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये सब फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया हैज इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन वेरी हाई पार्टली बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट। ये क्या है, ये सारा फैक्ट्स है। क्योंकि ये सारा फैक्ट्स है तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है। अभी नॉर्मेटिव पे आ जाऊँ। इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। अपने फैक्ट की बात नहीं करें, ज्ञान दे रहे हैं। इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। मोर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड इज नॉट गुड फॉर अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया। फिर से ज्ञान वाला बात। इन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी रिड्यूस्ड। तो ये जितना भी ज्ञान वाला बात है ना, जिसको अपने बोलते हैं वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, ये सारा जो नॉर्मेटिव के अंदर आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, व्हाट इज, नॉर्मेटिव व्हाट आउट टू बी। पॉजिटिव पे अपने फैक्ट पे बात करता है, नॉर्मेटिव पे अपने ज्ञान देता है। अब इसके बाद अपने आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स भाई कहाँ कहाँ पे काम पे लगता है। स्कोप स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे भी वापस से वही सारा डिस्कशन जो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में, कॉस्ट एनालिसिस में, राइट, फाइनेंसिंग में, मार्केट स्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीज़ों में बिजनेस इकोनॉमिक्स का अपने काम में लेते हैं। तो इसमें जस्ट पॉइंट्स क्या क्या है जो अपने को ध्यान में रखना है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहेगा। प्रोडक्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, मोनोपोली है या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें। देन वी हैव प्राइसिंग पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड
अनसर्टेनिटी एनालिसिस। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग बस ये अपने को ब्रॉडर पॉइंट्स ही पता होना चाहिए और इस पॉइंट्स के अंदर का हल्का सा ब्रीफिंग्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, है ना, कि होता क्या है, डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग या फिर प्रोडक्शन एनालिसिस या फिर प्रॉफिट एनालिसिस, ये चीज़ें है क्या, हल्का सा ब्रीफ करने के लिए आई विल शेयर इन दी नोट्स, दो अपने PDF अपने शेयर करेंगे, जिससे कि अपने को कभी भी समझ ना हो, दो भी नो कि क्या होता है, बट स्टिल कभी रेफ़र करना हो तो अपने पास एक डॉक्यूमेंट हाथ में हो। तो अलॉन्ग विद दिस डिस्कशन जो अपने अभी क्लास में कर रहे हैं, इसके साथ अपने पास जो नोट्स है उसके साथ PDF नोट्स जो रहेगा उसको भी अपने को रेफ़र करना है, राइट, उसमें भी चीज़ें ब्रीफ्ड रहेगी सारी चीज़ें। और दूसरा इसके साथ ही बहुत सारे MCQ रहेंगे, मोर देन 100, वो सारे MCQ अपने को सॉल्व करना है, राइट। तो अपना पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा इस चैप्टर का, कि पहले तो अपने जो भी अपने क्लास है इसको सुन लिया, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव क्लास है, राइट, अब थोड़ा सा चीज़ समझने वाला है। इसके बाद फिर जो नोट्स है उसको पढ़ लिया, एक बार 2 बार उसको पढ़ लिया, राइट। तो ये अपने करते हैं तो अपने को क्या है कि एक बाय एंड लार्ज आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है ना, है क्या, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइन। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही नेचर है, स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होता है उसको लेके डिस्कशन है। फिर इसके अंदर ही अपने एक और साइड डिस्कशन क्या कहते हैं, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, नॉर्मेटिव पॉजिटिव क्या होता है, और एक और डिस्कशन जो अपने करने वाले हैं वो क्या है, सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद अपने जैसे क्लास कर लिया, नोट्स को रेफ़र कर लिया, फिर अपना जो PDF नोट्स है उसको अपने रेफ़र कर लिया, वो करने के बाद तुमको MCQ करना है। ठीक है, अब MCQ मोर देन 100 MCQ है, उसको लेके बैठना और ट्राई करो, समझो, उसको करो, तो देखना कि मोस्ट ऑफ द MCQ अपना एक बार में हो जाएगा। उसके बाद यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि चलो मेरे को ये चैप्टर आ गया, है ना। और जैसे ही सारा काम हो जाता है उसके बाद विल टेक अ टेस्ट, कहीं तो वहाँ पे फिर अगर तुम लोग और अच्छा स्कोर करते हो, आई एम श्योर कि तुम लोग करोगे लाइक द लास्ट टेस्ट, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो अभी अपने को ये आ गया। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है कि भाई एक इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम फेस करता है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जैसा कि अपने बात कर रहे थे, देयर आर जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, 2 है। पहला क्या है, नंबर 1, रिसोर्सेस आर स्केयर, एंड सेकेंड 1, alternate यूज ऑफ रिसोर्सेस। फाइन, ये 2 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब जब अपने इसको एड्रेस करने जाते हैं तो भाई अपने पास 4 सवाल खड़े होते हैं। 4 सवाल क्या खड़ा होते हैं कि भाई अपने को क्या बनाना है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, और अपने को आगे के लिए क्या प्रोविजंस रखना है। ठीक है, दीज आर द मेन सेंट्रल क्वेश्चन जो कि हर इकोनॉमी को फेस करना होता है। पहला कि भाई क्या बनाना है, क्या बनाने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अपने प्रोडक्शन करते हैं तो अपने पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो तुम्हारे पास हर समय चॉइस है कि भाई तुमको रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मानो लैंड, लेबर, राइट। तो अगर मानो अपने पास लेबर जो है वो लिमिटेड है, तो अभी तुम डिसाइड कर लो तुमको लेबर से कपड़ा बनाना है, या तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है, या तुमको वेपन्स बनाना है, राइट। यू नीड टू डिसाइड कि तुमको क्या बनाना है। तो क्या बनाना में क्या आता है कि एक मेजर डिस्टिंक्शन क्या आता है कि अपने को कंज्यूमर गुड्स बनाना है या फिर कैपिटल गुड्स बनाना है। कंज्यूमर गुड क्या होगा, अभी काम आएगा, अभी अपने कंज्यूम कर लेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होगा कि फ्यूचर प्रोडक्शन में काम आएगा, राइट। तो क्या बनाना है,
फिर कैसे बनाना है, कैसे बनाने का मतलब कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, अब डिपेंड करता है तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर। जैसे अगर अपने इंडिया में बात करें तो यहाँ इतना ज़्यादा लेबर है, राइट, इतना ज़्यादा लेबर है और लेबर चीप भी है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे लगता है कि लेबर इंटेंसिव इज गुड, ठीक है। अगेन तो लेबर इंटेंसिव मतलब आदमी ज़्यादा काम करेगा, कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज़्यादा मशीन ड्रिवन होगा, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, मतलब इकोनॉमी में तो बहुत तरह तरह के लोग होते हैं ना, तो किसका नीड को एड्रेस करने के लिए अपने को सामान में बनाना है और अपने को कितना रिसोर्स को आज कंज्यूम करना है और कितना को अपने को आगे के लिए रखना है ना। ये तो अब अपने हमेशा ये बात करते हैं ना, आज के दिन तुम लोग सुनता भी होगा कि अपने पास जो रिसोर्स है वो स्केयर है, तो क्या तो तुम आज ही सारा कंज्यूम कर लो या फिर अपने को कल के लिए भी रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे जो फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर है, तो तुम क्या तो आज ही सारा पेड़ काट लो, राइट, सारा वुडन फर्नीचर बनवा लो जितना पेड़ है उससे, लेकिन वो करना भी तो फिजिबल नहीं है, वो करना भी गलत है। तो अपने को हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए कि आज अपने कितना कंज्यूम करेंगे और अपने कल कितना करेंगे। तो ये 4 जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस करते हैं, उसके लिए 3 अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्टिक एंड तीसरा मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि वो एक फ्री इकोनॉमी है, वहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम है, ठीक है। सोशलिस्टिक में क्या होता है कि लार्जली गवर्नमेंट ड्रिवन है और मिक्स इकोनॉमी दोनों का ब्लेंड है। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जो भी अपनी बात कर रहे थे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहला तो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि अपने को क्या बनाना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड वन फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है what provisions should be made for economic growth, ठीक है। मतलब अपना कंजम्पशन को डिवाइड करना है आज में और फ्यूचर में। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जो मेन पॉइंट आता है वो क्या है कि मोर कैपिटल गुड्स या फिर मोर कैपिटल गुड्स या फिर मोर कंज्यूमर गुड्स, राइट, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाना है। क्यों भाई, क्योंकि एज रिसोर्सेस आर स्केयर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मेनली 2 प्रॉब्लम है, कैपिटल गुड बनाना है या कंज्यूमर बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है क्योंकि रिसोर्स स्केयर है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है कि भाई अपने को लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना है ना। लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, ये डिपेंड करेगा अपना इकोनॉमी के ऊपर। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हाउ द goods and services should be distributed amongst the members of the society, ठीक है, कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में अपने कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड फाइनली व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ,
राइट, कितना आज कंज्यूम करना है, कितना रखना है। तो सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड, society has to decide how much savings and investment, that is how much sacrifice, of current consumption should be made for future progress. ठीक है, 4 क्वेश्चन है जो अपने को याद रखना है। क्या है कि कितना बनाना है, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। तो बेसिकली क्या कंज्यूमर गुड बनाना है, कैपिटल गुड बनाना है। कैपिटल गुड मतलब मशीन्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिससे अपने बाद में प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, किसके लिए बनाना है, राइट, कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना है, और अपने को कितना आज कंज्यूम करना है और कितना सेव, आज का कंजम्पशन को कम करके फ्यूचर के लिए सेव करना है। दीज आर दी पॉइंट्स। अब कैसे अलग अलग इकोनॉमी इन पॉइंट्स को एड्रेस करता है, ठीक है, कैसे अलग अलग इकोनॉमी इस पॉइंट्स को एड्रेस करता है। ये देखो, हेलो। सो एन इकोनॉमिक सिस्टम refers to sum total of arrangement for the production and distribution of goods and services in a society। 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक हो गया कैपिटलिस्टिक, एक हो गया सोशलिस्टिक, एक हो गया मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जैसे कि यूएस, यूके, ये सारा हो गया कैपिटलिस्टिक। सोशलिस्टिक मतलब यूएसएसआर है ना, रसिया, चाइना, ये, और मिक्स इंडिया। तो ये सब कंट्री है जहाँ पे अपने इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को देख सकते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको लेसेज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ कि स्टेट का इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, सो नहीं होता, ये अपने बोलते हैं कि मिनिमम होता है। सोशलिस्टिक को अपने क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है, प्राइवेट प्लेयर्स को बोलने के लिए उतना जगह नहीं होता। और मिक्स हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि जो कुछ भी करना है सब प्राइवेट प्लेयर्स ही करता है, गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, फ्री इकोनॉमी है। तो पहला जो सवाल था वो क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, तो वही बनाना है जिस चीज़ का डिमांड है। कैपिटल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या बनाना है, तो अपने वही बनाएंगे जिसका डिमांड है। भाई अगर मानो कि लोगों को लग्जरी गुड्स ज़्यादा पसंद है तो अपने लग्जरी ज़्यादा बनाएंगे। लोगों को लगता है कि अपने को जैसे मानो क्लोथ के अंदर ही है ना, अगर लोगों को लगता है कि भाई जो फैंसी क्लोथ्स है वो ज़्यादा बनना चाहिए तो वो ज़्यादा बनेगा। लोगों को लगता है कि भाई अभी चरस गांजा ये सब का कंजम्पशन बहुत हाई है, वो चाहिए तो फिर वो बनेगा। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे अल्कोहलिक है तो वो बनेगा। अपने को इससे मतलब नहीं है कि जो बन रहा है वो सही है या गलत है, जो लोगों को चाहिए वही बनेगा। ठीक है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो अगेन जहाँ पे अपना खर्चा कम होगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, तो अपने सिर्फ अपना फ़ायदा का देख रहे हैं, अपने मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन।
तो जहाँ पे अपना खर्चा कम पड़ेगा अपने उस मेथड से बनाएंगे। किसके लिए बनाना है भाई? जिसके पास ख़रीदने का कैपेसिटी होगा उसके लिए ही बनाएंगे। अगर ख़रीदने का कैपेसिटी नहीं होगा तो अपने नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मानो कि अगर सबके पास पैसा है ना, तो अपने क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन बनाएंगे। अगर मानो कि लोगों के पास पैसा कम है तो अपने लो बजट फ़ोन बनाएंगे। तो किसके लिए बनाना है भाई? जिसके पास पैसा है उसके लिए सामान बनाना है। फाइन। रहा बात फ्यूचर के लिए क्या करना है, तो सीधा सा बात है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो एक कंज्यूमर ज़्यादा सेव करेगा, है ना। और इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्ट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स तब इन्वेस्ट करेंगे जब वहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो अगेन यहाँ पे इन अ फ्री इकोनॉमी जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा का सारा, है ना, डिमांड सप्लाई की जो फोर्सेस है उससे थ्रू ही काम करता है वहाँ पे। तो चारों जो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या था कि क्या बनाना है, तो जिस चीज़ का डिमांड होगा अपने उसको बनाएंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्या था कि कैसे बनाना है, जो तरीका सस्ता होगा वैसे बनाएंगे। किसके लिए बनाना है? जिसके पास ख़रीदने का कैपेसिटी होगा उसके लिए बनाएंगे। प्रोविजंस फ्यूचर के लिए क्या रखना है, तो अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा तो कंज्यूमर सेव करेगा, रिटर्न्स अच्छा होगा तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखो होता क्या है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, अपना ज़मीन होता है, अपना मकान होता है। फाइन। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम टू चॉइस बाय द कंज्यूमर्स, प्रॉफिट मोटिव, कम्पिटिटिव, इन इक्वलिटी ऑफ इनकम हैज़ टू बी, राइट, क्योंकि हर कोई अपना अपना स्पेस में काम कर रहा है तो इनकम सबका सेम हो ही नहीं सकता। कंज्यूमर इज अनक्राउंड किंग, क्योंकि कंज्यूमर को जो चाहिए वही बनता है। यहाँ पे सही गलत से मतलब नहीं है, राइट, कंज्यूमर को जो चाहिए वो बनता है। रिसोर्स अलोकेशन इज डिसाइडेड बाई, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ जनरली आता है। रिसोर्स अलोकेशन इज डिसाइडेड बाई प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। वो क्या है? इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, क्योंकि इनका क्या होता है, जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। नाउ थिंक ऑफ, जैसे अभी इन दिस कोविड सिनारियो, है ना, अगर मानो किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने का है तो वहाँ पे जो एवरेज बिलिंग होती है 5 to 10 lakhs की होती है। अभी 5 to 10 लाख का कोई रीज़न नहीं बनता, राइट, वहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता या फिर वैसा कुछ खर्चा नहीं है टेस्ट वेज को लेके कि इतना हाई बिलिंग किया जाए। बट अगेन वही डिमांड सप्लाई वाला बात कि भाई तुमको ट्रीटमेंट करवाना है, क्या करवाने का है तो इतना रुपया लगेगा, नहीं करवाने का है चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरा जगह देख लो। तो वी आर नॉट कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर। अपने को लग रहा है ना मौका है चौका मार लो, तो यही प्राइवेट हॉस्पिटल का हिसाब किताब है अभी। तो यही होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस नहीं रहता, प्रॉफिट पे फोकस रहता है। तो अपने फिर मानवता के एंगल से नहीं सोचते, खाली पैसा कमाने के हिसाब से सोचते हैं। तो इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, फिर क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर जो है उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है उसको, क्योंकि लेबर अगर ज़्यादा है तो लेबर अपना प्राइसिंग नहीं कर पाता, तो अपने बोलते हैं भाई इतना भी काम करना तो करो वरना छोड़ो। फिर क्या है? मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अब मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि अपने पास नेचर में जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, क्योंकि कंज्यूमर ड्रिवन है तो जो कंज्यूमर को चाहिए वही बन रहा है। तो रिसोर्स का जो ऑप्टिमम यूज हो सकता था वो नहीं होकर वहाँ पे चीज़ें काम आ रही है जहाँ पे लोगों को चाहिए। तो ये हो गया अपना मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जो जितने भी वुडन फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं ना, दे आर एक्चुअली मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। वो गलत है कि अपने ना पेड़ को काट के जो अपने फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अपने इंक्लूड कर सकते हैं वेस्ट ऑफ
वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, ठीक है, वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। तो ये तो हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक में क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हर कुछ गवर्नमेंट ड्रिवन है, और तुम जानते हो गवर्नमेंट का काम कैसे है ना। तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो ड्रॉबैक है, जैसे यहाँ पे इनकम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपिटलिस्टिक में। सोशलिस्टिक में क्या है कि इनकम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उतना नहीं होता, लेकिन लोग हरामखोर हो जाते हैं। भाई अगर अच्छा काम करने वाले को इंसेंटिव नहीं मिले तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसका काम करने का मन कम हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी इतना मिल रहा है, जो ख़राब है उसको भी मिल रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज उतनी नहीं होती, जनरली प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो एक इंसेंटिव नहीं होता कि मेरा खुद का जगह है, मेरी खुद की फैक्ट्री है, वो सारी चीज़ें नहीं रहती है। कंज्यूमर को जो चाहिए वो नहीं मिलता, गवर्नमेंट को जो सही लगता है वो कंज्यूमर को दिया जाता है। तो कंज्यूमर कैन नॉट डिमांड कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्राइसेस जो है वो अगेन एक जो मार्केट फोर्सेस है वो डिसाइड करते हैं, बट सोशलिस्टिक में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट करता है, राइट। तो सोशलिस्टिक में क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट करता है, एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक दो चीज़ जो सही होता है वो क्या है कि लेबर एंड कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर के पास से फ्रीडम भी चला जाता है। देखो दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो फिर एक थर्ड इकोनॉमी है दोनों का मिक्स, जो कि अपने देश में चलता है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में आइडियली मतलब ये सोचा गया था कि दोनों का प्लस पॉइंट को लिया जाएगा और उसके हिसाब से काम करेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है ना। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या है कि 3 सेक्टर्स होते हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स। क्या क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आता है कि सेक्टर्स कितने होते हैं मिक्स इकोनॉमी में, तो 3 सेक्टर होते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी का इंटेंट क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों को साथ में लेके चले, बट इवेंचुअली होता क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा वीक होने लगता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा डोमिनेंट होने लगते हैं। तो इवेंचुअली जो मिक्स इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जो अपने प्राइस रेगुलेशन का बात कर रहे हैं वो ये कि आपने देखो कि अपने कंट्री में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे प्राइस रेगुलेटेड है। ड्रग्स के केस में ऐसा है, मेडिसिन के केस में है ना, रेलवे फेयर के केस में ऐसा है, अभी रिसेंटली प्लेन फेयर्स के केस में भी ऐसा है कि प्राइस रेगुलेटेड है। तो होता क्या है कि कंज्यूमर को उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। फिर क्या, प्राइवेट एंटिटी भी रहती है, पब्लिक एंटिटी भी रहती है, दोनों साथ में रहता है, कंपटीशन रहता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, वो सारी चीज़ें। सो अभी अपने को करना क्या है कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी, ये तीनों होता क्या है ये तो अपने को पता है। कैपिटलिस्टिक मतलब पूरा फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, तुम अपना संभालो। सोशलिस्टिक सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है। मिक्स्ड अपनी कोशिश करते हैं दोनों का जो अच्छा पॉइंट्स है उसको लेके काम किया जाए, ठीक है। तीनों का अपना अपना फ़ायदा है, तीनों का अपना अपना नुकसान है। कैपिटलिस्टिक में जो तुम्हारा चारों चीज़ था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, जो जिस चीज़ का डिमांड है, कैसे बनाना है, जैसे सस्ता पड़े, किसके लिए बनाना है, जिसके पास खरीदने का कैपेसिटी हो, फ्यूचर के लिए क्या करना है। भाई अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कंज्यूमर सेव करेगा, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्ट करेगा। और ये सारा चीज़ जो है एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीज़ चलता है, फाइन। सो इसको लेके अगेन एक ब्रीफ कि सारे इकोनॉमिक्स का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी यू विल गेट इन PDF, जिससे कि अपने पास एक हैंडी रेफरेंस हो, अपने चीज़ों को रीड कर पाए, है ना। तो व्हाट अभी करना क्या तुमको कि 1-2 बार इस क्लास को देख लो, उसके बाद फिर जो PDF है उसको रेफ़र करो, फाइन।
उसमें क्या है कि सारी चीज़ों की थोड़ी सी डिटेल ब्रीफिंग की हुई है फॉर योर रेफरेंस, और उसके बाद अटेम्प्ट दी MCQ। ठीक है, ये सारा होने के बाद आई गेस ये सारा काम विद इन अ डे और 2 अपना हो जाएगा। कोशिश करो कि आज ही हो जाए, और उसके बाद फिर क्या अपने को इसका टेस्ट पे अपेयर करना है और देखते हैं कि वहाँ पे अपना कैसा रहता है। ठीक है, सो विद दिस अपना इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना। इसमें ब्रॉड डिस्कशन क्या क्या था अपना, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, राइट, इकोनॉमिक्स में किस प्रॉब्लम को अपने डील करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका नेचर स्कोप क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, देन इसके बाद फिर अपना डिसीजन मेकिंग क्या होता है, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स का 1-2 नाम और था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स था, अप्लाइड इकोनॉमिक्स था, देन पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या होता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कौन से 4 क्वेश्चंस हैं, कौन से 3 टाइप की इकोनॉमी है, तीनों इकोनॉमी है क्या, तीनों का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। ठीक है, चलो, थैंक यू।